तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मेरठ, और इसी मेरठ का एक इलाका लगता है बहादुरपुर। और तारीख़ थी 6 जून 2025, सुबह सुबह का टाइम था। दरअसल बहादुरपुर के नहर के रास्ते होकर जब कुछ लोग जा रहे थे तो वो देखते हैं कि नहर में पानी के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी तैर रही है, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखने के बाद एकदम से तो वो पहले डर से जाते हैं और फ़ौरन ही इस बात की जो जानकारी है वो फ़ौरन पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस भी फ़ौरन अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और उस लड़की की डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है, ताकि उस लड़की का, यहाँ पर उस लड़की का सर मौजूद नहीं था, इसलिए उसके शरीर पर जो कपड़े थे उन कपड़ों के माध्यम से जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की पहचान नहीं कर पाता। हालांकि पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तब आखिरकार उसकी जो शलवार थी, पुलिस को उसमें से एक पर्ची बरामद होती है, जिस पर्ची पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब पुलिस सोचती है कि शायद इसी मोबाइल नंबर के ज़रिए इस डेड बॉडी की पहचान हो जाएगी, इसलिए पुलिस डेड बॉडी को पहले तो अपने कब्ज़े में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस मोबाइल नंबर का डिटेल निकलवाया जाता है कि ये कहाँ का नंबर है, किसका है। हालांकि पुलिस जब डिटेल को चेक करती है तब पुलिस को पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर किसी अमन कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अमन कुमार, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, जो बीए का स्टूडेंट था और ये नगली गांव का रहने वाला था। पुलिस जब अमन के नंबर पर कॉल करती है, साथ ही साथ उसके व्हाट्सएप पर डेड बॉडी का फ़ोटो भेज करके अब अमन से पूछताछ की जाती है। और इधर अमन जब उस फ़ोटो को देखता है तब अमन फ़ोटो देखने के बाद उसकी पहचान कर लेता है, फ़ौरन ही वो पहचान जाता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए वो कहता है कि सर, इस लड़की का नाम आस्था है। आस्था, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी, जो कि दादरी गांव की रहने वाली थी। अब अमन आस्था का एड्रेस देता है पुलिस को और उसके बाद से पुलिस जब आस्था के घर पे जाती है तो वहाँ पे पुलिस की मुलाकात आस्था की माँ से होती है। और आस्था की माँ, जिसका नाम था राकेश देवी। हालांकि पुलिस जब राकेश देवी से उसकी बेटी आस्था के बारे में पूछताछ करती है तो राकेश देवी भी पुलिस को जवाब देते हुए कहती हैं कि साहब, मेरी बेटी तो कल से ही लापता है। दरअसल हम लोग भी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। लेकिन पुलिस जब आस्था का फ़ोटो दिखा के राकेश देवी से कहती है कि तुम्हारी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है, तब राकेश देवी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। दरअसल फ़ोटो देखने के बावजूद भी राकेश देवी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती हैं कि साहब, ये डेड बॉडी मेरी बेटी की नहीं है। हालांकि पुलिस जब राकेश देवी से और भी कई तरह के सवाल करती है तब राकेश देवी पुलिस वालों को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि शायद राकेश देवी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस राकेश देवी को ही उठाकर लाती है और फिर उसे थाने में लेकर पहुंचा जाता है। और पुलिस जब राकेश देवी से उसकी बेटी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार राकेश देवी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, जो डेड बॉडी आप लोगों को बरामद हुई है वो कोई और नहीं बल्कि ख़ुद मेरी ही बेटी आस्था है। लेकिन राकेश देवी जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुनाती है, बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म से झुक जाता है। दरअसल राकेश देवी के पति का नाम रमेश, जो सीआरपीएफ में था, जिसकी तैनाती छत्तीसगढ़ में है। रमेश के 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी आस्था थी। उसके बाद 2 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे की उम्र 14 साल और दूसरे की उम्र 11 साल थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले,
आस्था के फेसबुक के ज़रिए अमन से दोस्ती होती है आस्था की। फिर जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत करते करते आखिरकार अमन और आस्था के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से आस्था और अमन दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन इन्हें जब भी मौका मिला करता था तब ये एक दूसरे से मुलाकात भी करते रहे। और यही मुलाकात का जब सिलसिला यहाँ पर शुरू होता है, लगभग 1 साल तक ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। और जैसे ही 1 साल का वक्त गुज़रता है उसके बाद से अमन और आस्था दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन आस्था का जब अमन के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी आस्था के परिवार वालों को मालूम चलती है। पहले तो नहीं चलती, पर हद तो तब हो जाती है जब 28 मई 2025 को आस्था के घर पे अब कोई नहीं होता। अमन को अपने घर पे मिलने के लिए वो बुला लेती है। इधर अमन जब आस्था के घर पे पहुंचता है और जब उससे मुलाकात कर रहा होता है, उसी वक्त ही आस्था का 14 साल वाला भाई वहां पे पहुंच जाता है और इन दोनों को देख लेता है। हालांकि उस वक्त अमन तो वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आस्था की माँ जब घर पे पहुंचती हैं तो आस्था का भाई सारी बात अपनी माँ को बता देता है। और जब सारी सच्चाई राकेश देवी को मालूम चलती है तो उसकी बेटी का नागली गांव का रहने वाला अमन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, अफेयर चल रहा है। राकेश देवी काफ़ी गुस्सा होती हैं, बल्कि इसके बारे में जब अपनी बेटी से पूछताछ करती हैं तो आस्था भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती है, बल्कि आस्था अपनी माँ से सब कुछ सच सच बताते हुए कहती है कि माँ, मैं अमन से प्यार करती हूँ, और बल्कि प्यार ही नहीं, बहुत जल्दी हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। आस्था जब अमन से शादी करने के लिए कहती है, ये सुन कर के आस्था की माँ एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि मेरे जीते जी तेरी ये शादी किसी कीमत पर नहीं होगी। हालांकि आस्था की माँ जब उसे डराने धमकाने की कोशिश करती हैं तो आस्था भी अपनी माँ के साथ विरोध पर उतर जाती है। जब आस्था को लगता है कि उसकी माँ अमन से शादी नहीं होने देगी, आखिरकार एक दिन आस्था अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और घर छोड़कर फरार हो जाती है। लेकिन जब घर छोड़कर के वो जाती है, उसके बाद से आस्था के परिवार वाले कैसे भी उसे ढूंढ कर निकाल लेते हैं, घर वापस लेकर आ जाते हैं। दरअसल इसी बात को लेकर के माँ और बेटी के बीच में 5 जून 2025 को दोपहर के वक्त घर में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है और उस वक्त आस्था के दोनों भाई भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आस्था का बड़ा भाई जब उसका विरोध करता है तब आस्था गुस्से में आकर अपने भाई को एक थप्पड़ मार देती है। और अब गुस्से में आकर जैसे ही उसने अपने भाई को थप्पड़ मारा, उसका भाई भी गुस्से में आ जाता है और फिर आस्था के ऊपर वो टूट पड़ता है। दरअसल आस्था जब अपने भाई के ऊपर थप्पड़ चलाती है, मारती है, तो उसकी माँ राकेश देवी को भी काफ़ी बुरा लगता है और राकेश देवी फ़ौरन ही अपनी बेटी का गला पकड़ लेती है और उसका बेटा आस्था का मुंह पकड़ लेता है और लगभग दोनों ही 10 मिनट तक उसे दबाकर रखते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों आस्था की उसी वक्त मौत हो जाती है। आस्था की जब मौत हो जाती है उसके बाद से राकेश देवी और उसके बेटे भी एकदम से घबरा जाते हैं और आखिरकार वो सोचते हैं अब करें तो क्या करें। इसलिए राकेश देवी सबसे पहले अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, सारी बात बताती है और साथ ही साथ अपने भाई कमल के नंबर पर भी वो फ़ोन करती है और उससे कहती है कि हमारे हाथों आस्था की मौत हो गई है और तुम बस जल्दी से घर पे आ जाओ और उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। इधर कमल को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन ने उसकी भांजी का खून कर दिया है, उसके बाद से कमल अपने बेटे मंजीत और मौसेरे भाई गौरव को लेकर रात के करीब 9 बजे के आसपास फोर व्हीलर से राकेश देवी के घर पे पहुंचता है और फिर आस्था की डेड बॉडी को पन्नी में लपेट करके उसी गाड़ी में लोड करने के बाद कमल उस डेड बॉडी को लेकर सीधे अपने गांव मेहरौली के जंगल में जाता है और जंगल में पहुंचने के बाद
सबसे पहले वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद जब वो नशे की हालत में हो जाता है तो एक दराती से आस्था के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद से उसके सर को एक अलग पन्नी में पैक करता है और उसके धड़ को दूसरी पन्नी में पैक करता है। उसके बाद से दोनों ही पन्नी को वहाँ से लेकर निकलता है और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर बहादुरपुर इलाके में जाता है और बहादुरपुर में नहर में उस धड़ को फेंक देता है। फिर वहाँ से उसके सर को लेकर लगभग 13 किलोमीटर दूर जानी नहर के पास पहुँचता है और जानी नहर में उसके सर को फेंकता है। उसके बाद वापस वो अपने घर चला आता है। वाकई में राकेश देवी जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुना रही थी, उसके बाद से पुलिस राकेश देवी की तहरीर पे उसके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ उसके भाई कमल के बेटे मंजीत और मंजीत का मौसेरा भाई गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करती है उसके बाद से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। गंभीर धाराओं में पहले मुकदमा दर्ज होता है और आस्था के दोनों नाबालिग भाइयों को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पे आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।